वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने के पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नेचर को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आमतौर पे एक क्वेश्चन होता है जिसको आप एज ए स्टेटमेंट देख सकते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। चूंकि ऑप्शंस 4 होते हैं इसलिए हम इसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही एक पार्ट होता है। लेकिन अब जनरली क्वेश्चंस को देखते हैं या कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे जनरली अप्रोच क्या होता है कि अगर ए बी सी डी अगर ये 4 ऑप्शन देखें तो जनरली इसमें एक ऑप्शन सही होता है तो एक ऑप्शन लगाते हैं, अगर 2 सही होता है तो बोथ का ऑप्शन होता है, और अगर 3 सही होता है तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है। आमतौर पे जो ऑप्शन सही होता है हम उसे करेक्ट आंसर कहते हैं और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो रॉन्ग होते हैं हम उसे डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। हम इसे दूसरे तरीके से कुछ यूं समझें कि अगर हम सही जवाब को अगर चुनते हैं तो उसे हम इंक्लूसिव कहते हैं, और अगर हम रॉन्ग आंसर्स को या ऑप्शंस को अगर हटाते हैं तो उसे हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी भी कंसेप्ट को दोबारा रिविजिट करने का हमें एक अच्छा चांस या हमें एक अच्छा मौका मिलता है। आमतौर पे हम लोग जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन अगर सही है तो क्यों है और बाकी के ऑप्शंस अगर रॉन्ग है तो क्यों है। इन दोनों रीज़न को आपको जानना है। अगर आप इंक्लूसिव मेथड को फॉलो करते हुए सही रीज़न को जानते हैं या सही ऑप्शन को ढूंढते हैं और एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो करते हुए रेस्ट ऑफ द रॉन्ग ऑप्शंस को अगर आप एक्सक्लूड करते हैं, तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ये दोनों वे से आप उस क्वेश्चंस के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट को समझने का एक फ़ायदा आपको क्या होगा कि अगर इसी क्वेश्चंस को दोबारा कोई पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट या एकेडमिक बॉडी अगर रिफ्रेम करके भी आपसे पूछे तो आप वहां पे कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेफ रहेंगे। किसी प्रकार का कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन वहां पे आपको नहीं होगा। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हम एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन में हम सिर्फ राइट ऑप्शन को ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कशन में इसको भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑप्शन सही है तो क्यों है और कोई भी ऑप्शन या रेस्ट ऑफ द ऑप्शन रॉन्ग है तो क्यों है। सो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म के आइडिया को किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल, इन्होंने डिटर्मिनिज्म को दिया था। ग्रिफिथ टेलर के ही आइडिया को हम लोग न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। एलन सी सैंपल की बात करें, इन्होंने डिटर्मिनिस्टिक व्यू को सपोर्ट किया। अगर विडोल डी लाब्लास की बात करें तो इन्होंने पॉसिबिलिस्टिक व्यू को सपोर्ट किया। सो द राइट आंसर विल बी ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कौन से अप्रोच हैं या कौन कौन से अप्रोच हैं? अगर ज्योग्राफी के अप्रोच की बात करें तो किताब में बहुत सारे अप्रोच की बात की गई है, चाहे वो सिस्टमेटिक रीजनल हो, चाहे वो लॉ मेकिंग की बात करें, डिस्क्रिप्टिव की बात करें। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव की बात करें, हम इसी डिस्क्रिप्टिव को इडियोग्राफिक भी कई बार कहते हैं। अगर रीजनल की बात करें तो रीजनल और सिस्टमेटिक में क्या डिफरेंस है? सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फिनोमेना को एक एज अ ऑर्गेनाइज होल मानते हुए वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं सब वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करने वाले फिनोमेना लाइक क्लाइमेट, रिलीफ, रेनफॉल, सॉइल, उसे एक पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई करके उसे रीजनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू स्टडी करते हैं तो हम उसे रीजनल अप्रोच कहते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी बोथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन। अब देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ऑड का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसा होगा जो रेस्ट ऑफ द अदर से मैच नहीं करेगा। अगर ABCD को अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये तीनों फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो आप लोगों ने क्लास 11 में स्टडी किया है। और अगर सॉइल ज्योग्राफी, सॉरी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी नहीं, सॉरी अगर हम इसको डिस्कस करें, सॉरी मैं बाय मिस्टेक गलत बोल गया, अगर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का भाग है, नॉट फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी।
और अगर हम लोग सॉइल ज्योग्राफी की बात करें तो ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे आप लोगों ने क्लास 11 में स्टडी करा। तो इसमें अगर ऑड की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सॉइल ज्योग्राफी, इसमें हमें ऑड दिखता है। अगले स्लाइड में अगर बढ़ें, नेक्स्ट में डैश एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ डेप्रीवेशन पॉवर्टी। कौन सा व्यू जो पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण अगर देखें या डेप्रीवेशन इनको देखता है? पॉसिबिलिज्म, मार्क्सियन थ्योरी अगर बात करें, और इसी में अगर रेडिकलिज्म की बात करें, आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर में 3 स्कूल की बात की गई है। फर्स्ट वन इज ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर, द सेकेंड वन इज रेडिकल और मार्क्सियन, एंड द थर्ड वन इज बिहेवियरल। तो अगर आप मार्क्सियन थ्योरी को देखें, जिसे हम लोग रेडिकलिज्म भी कहते हैं, सबसे बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑड वन। इस क्वेश्चन में भी आपको ऑड सेलेक्ट करना। अगर आप ए बी सी डी इन सभी को देखें तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के या ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोचेज हैं। तो अगर आप देखें ए बी सी डी ये सभी अपने आप में अप्रोच हैं, लेकिन अगर एक्सप्लोरेशन, बिहेवियरल, रीजनल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को हम जनरली अप्रोच नहीं मानते हैं। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को हम जनरली अप्रोच नहीं मानते हैं। अगर एक्सप्लोरेशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं अर्ली कॉलोनियल पीरियड से हमें दिखता है। बिहेवियरल की बात करें तो बिहेवियरल के साथ साथ हमें रेडिकल और हमें कहीं ना कहीं वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी दिखता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को हम जनरली अप्रोच में कंसीडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें, डैश इज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के स्टडी का कौन सा विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर आप चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज में देखें तो वहां पे ज्योग्राफी के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटिव, सेकेंड वन इज एम्पेरिकल एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिकल। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो इनसेपरेबल है। एम्पेरिकल का मतलब होता है जो अपने नेचर में एक्सपीरियंशियल है, जिसका अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फेनामेना हो या ह्यूमन ज्योग्राफी हो, जिसे हम अनुभव करके देख सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि जिसे हम लोग लेबोरेटरिकल सेटअप में जिसको एक्सपेरिमेंट करके या जिसका एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल है। तो अगर आप इस ऑप्शंस को देखें, एम्पेरिकल बिल्कुल सही है, लेकिन आइडियलिस्टिक यहां पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 फीचर में इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल है। सो द राइट आंसर विल बी एम्पेरिकल। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो असर्शन रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी ऑब्जेक्टिव टाइम पे देखी जाती है, लेकिन इस असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं। हम सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को निकालेंगे। यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग ये दोनों अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, और असर्शन का मतलब होता है कोई कथन दिया हुआ होता है, और रीजनिंग का मतलब होता है कि वो कथन उस कथन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें, ए बी सी डी में आप ऑप्शंस को देखें, तो आप इसे सबसे पहले ए बी सी डी को 2 मेजर पार्ट में आप इसे डिवाइड करिए सबसे पहले, और ए और आर स्टेटमेंट को जो असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में है, इन दोनों स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ, ये असर्शन है। रीजनिंग की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्शन ए और बी में देखें तो ए और बी ऑप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ए और आर दोनों को सही माना गया है, लेकिन डिफरेंस इस बात को है कि आर एक जगह ए को जस्टिफाई करता है और आर एक जगह ए को जस्टिफाई नहीं करता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ए और आर दोनों में से क्या कोई गलत है। अगर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है तो सी और डी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आंसर डिस्कशन का या आपके थिंकिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ, ये कहीं ना कहीं फ्रेडरिक रेटजेल का स्टेटमेंट है, आपकी किताब में दिया हुआ है।
and human geography offers a new conception of the interrelationship between earth and human beings। ये आपका विडॉल डीला ब्लास का स्टेटमेंट। अगर ए और आर दोनों को देखें, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसलिए सी और डी के होने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन आर कहीं पे भी ए स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। तो इस प्रकार के अप्रोच को आप जरूर एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चंस को फॉलो करने में या सॉल्व करने में लगाया करिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सोचते हैं तो सोचते हुए आपको अगर ये पता चल जाए कि एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो करते हुए ये दो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने थिंकिंग को दो क्लोज ऑप्शंस में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीजनल यूनिकनेस विद एलाबोरेटिव डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी के वेरियस अप्रोचेज हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, एमर्जेंस ऑफ द ह्यूमैनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आप देखिए यहाँ पे एलाबोरेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि यहाँ पे रीजन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके उसके बारे में डिटेल्स को निकाला जा रहा है। लेकिन रीजनल यूनिकनेस का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी एरिया इज़ यूनिक। हर एरिया अपने आप में यूनिक है और ये कहीं ना कहीं हमें हर एरिया के एक डिफरेंट नेचर के बारे में या उस एरिया के डिफरेंशिएटिंग फीचर के बारे में बताता है, जिसे हम एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो रीजनल एनालिसिस और एरियल डिफरेंशिएशन इस स्टेटमेंट में ज्योग्राफिकल अप्रोच को रखा जा रहा है, जो ऑप्शंस में से आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, है ना। अगर आप देखें एक्सप्लोरेशन ये है नहीं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन नहीं मान सकते हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऑप्शंस में या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है। अगले क्वेश्चंस में बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सेप्ट। इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है तो एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि वहां पे एक प्रकार का ऑड सिचुएशनल डिमांड है, एक प्रकार का ऑड ऑप्शन रखा गया। ऑड का मतलब कुछ एक ऐसा ऑप्शन होगा जो रेस्ट ऑफ द थ्री के साथ फिट नहीं होगा। इसी ऑड को आपको यहाँ पे क्या करना है, एज एन ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सेप्ट का मतलब क्या कि एक स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शंस में से ही इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। डाइकोटोमी होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हमने उसको किया है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचर, ये बिल्कुल भी सही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन और नेचर के इंटर रिलेशन को जानता है, क्योंकि ह्यूमन और नेचर बेसिकली इनसेपरेबल है। ह्यूमन एनवायरमेंट हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड बाय नेचर। अगर इस ऑप्शन को देखें, ये ऑप्शन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी पे एक बार विचार करें, फिजिकल एनवायरमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। अगर मैं बोलूं कि फिजिकल एनवायरमेंट हैज़ बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग, फिजिकल एनवायरमेंट को या फिजिकल एनवायरनमेंट को ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाई करता है। अगर मैं बोलूँ कहीं पे भी अगर ह्यूमन सेटअप है, सेटलमेंट है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहा, अगर वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसका बहुत बड़ा असर ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हमें देखने के लिए मिलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन एनवायरनमेंट भी फिजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा मॉडिफाई होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें, नीदर इज देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ना तो कहीं पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी है और ना ही कहीं पे एब्सोल्यूट फ्रीडम है। तो कहने का मतलब क्या, इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम पॉसिबिलिज्म पे भी जोर दे रहे हैं और हर जगह एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं है। कहीं ना कहीं नेचर का भी हमें एक डिटरमाइनिंग डोमिनेटिंग फिगर दिखता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म की भी बात की जा रही है। तो पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म, जिससे हम लोग पॉसिबिलिज्म को ह्यूमनाइजिंग नेचर और डिटर्मिनिज्म को हम लोग नेचुरलाइजिंग ह्यूमन भी कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, नेचुरलाइजिंग मोर ह्यूमनाइजिंग लेस, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि दोनों को ब्रिज करने की बात है। ह्यूमनाइजिंग मोर
नेचुरलाइजिंग लेस, यहाँ पे भी एक चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों व्यू को ब्रिज करता हुआ जो ऑप्शन नंबर सी दिखता है, जिसमें नेचुरलाइजिंग और ह्यूमनाइजिंग, इन दोनों को ब्रिज करने की, इन दोनों व्यू के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसे ही हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर का, या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? कौन ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट फील्ड नहीं है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्शन ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे अपने आप में ह्यूमन ज्योग्राफी का स्टडी फील्ड है। इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसमें राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ज़्यादा बेहतर हो सकता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन अ सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। ये ज्योग्राफी के सभी अप्रोचेस हैं, और अगर हम इनकी सीक्वेंसिंग करें तो सबसे पहले हमें दिखता है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आप लिस्ट करें। सेकंड नंबर पे हमें दिखता है रीजनल एनालिसिस, देन एरियल डिफरेंशिएशन, देन स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, देन एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे देखें, रीजनल अप्रोच फर्स्ट, देन उसके बाद अगर हम लोग एरियल डिफरेंशिएशन की बात करें सेकंड, देन थर्ड नंबर पे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एंड फाइनली ह्यूमनिस्टिक। सो द राइट ऑप्शन विल बी 2, right, 2, 3, then 1 and 4. So the right option will be C. Next question, which of the following geographer define human geography as? किस geographer ने human geography को, human geography is the synthetic study of relationship between human societies and the earth surface? किस जोग्राफर ने जोग्राफी को सिंथेटिक स्टडी मानते हुए ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच के इंटर रिलेशन की बात करी है? एलन सैंपल, रेडजल, विडोल डी लाब्लाश और हैटनर। अगर हम लोग एलन सैंपल की बात करें तो एलन सैंपल का जोर कहीं ना कहीं ह्यूमन और नेचर के चेंजिंग रिलेशनशिप के डायनेमिक फीचर पे ज़्यादा है। अगर रेडजेल की बात करें तो रेडजेल कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के इंट्रिकेट रिलेशनशिप पे या सिंथेसाइजिंग पे उनका ज़्यादा जोर हमें दिखता है। सो द राइट आंसर विल बी फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अ जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर introduce another concept which reflects a middle path between the two ideas dash and dash। अगर ग्रिफिथ टेलर की बात करें, जिनके व्यू को अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, वो दो एक्सट्रीम व्यू को वो ब्रिज करने का क्रेडिट उनको जाता है कि ना तो नेचर सब कुछ है ना तो ह्यूमन सब कुछ है। नेचर और ह्यूमन बेसिकली इनसेपरेबल है, और दोनों व्यू को ब्रिज किए जाने की बात वो न्यू डिटर्मिनिस्टिक व्यू के साथ करते हैं। तो यहां पर अगर देखें, नेचुरलाइजिंग ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजिंग नेचर, जिसमें डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की बात है, ऑप्शन नंबर सी में भी यही ऑप्शन रिपीट होता हुआ दिखता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए एंड सी। ए और सी ये दोनों राइट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर देखते हैं। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन एक अप्रोच नहीं है? रेडिकल, बिहेवियरल, वेलफेयर एंड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर में देखें तो लास्ट में जो चैप्टर 1 के जो बॉक्स में दिया, इसमें ये चारों आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोच के फॉर्म में लिस्टेड दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप देखेंगे रेडिकल, बिहेवियरल और वेलफेयर को देखें तो ये कहीं ना कहीं एमरजेंस ऑफ दिखता है, और हमें ये स्पेशली अगर आप देखें तो हमें ये 70s में दिखता हुआ, हमें 70s में ये जनरली डेवलप होता हुआ दिखता है, रेडिकल, बिहेवियरल एंड वेलफेयर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चारों में अगर और देखें तो अर्ली कॉलोनियल अप्रोच जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर नए एरिया को फाइंड आउट करने पे
और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन तैयार करने पे था, तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑड फिगर में दिखता। हालांकि दे ऑल आर द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन ऊपर की तीन के पर्सपेक्टिव में अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑड दिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी का जोर सबसे ज़्यादा उसके चेंजिंग फीचर पे है, जो नेचर और ह्यूमन को कहीं ना कहीं जोड़ता है आपस में। ये डेफिनेशन किन का है? जाहिर सी बात है ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एलन सी सैंपल का है, और एलन सी सैंपल के डेफिनेशन में इंटर रिलेटेडनेस के साथ साथ डायनेमिक नेचर पे ज़्यादा जोर दिया जाए कि जैसे नेचर और ह्यूमन ये दोनों आपस में जुड़े हुए, लेकिन जैसे एक का नेचर चेंज होता है दूसरे भी अपने नेचर को उसी इंटर रिलेटिंग नेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म है, रेडजेल का डिटर्मिनिज्म है। एलन सी सैंपल की बात करें तो एलन सी सैंपल अपने डिस्कशन में इसी प्रकार के कंसेप्ट को हमारे सामने रखती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें आप, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म आइडिया को किन्होंने रखा? रेडजेल की बात करें डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर दिखते हैं, ग्रिफिथ टेलर की बात करें वही कहीं ना कहीं नियो डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में हमें दिखते हैं। एलन सी सैंपल की बात करें डिटर्मिनिज्म, और विडोल डी लाप्लास की बात करें उन्हें पॉसिबिलिस्टिक आइडियाज़ को कहीं ना कहीं लीड करने का क्रेडिट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट डील्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेडिकल पे जोर ज़्यादा है, और इसी रेडिकल को ही हम कई बार मार्क्सियन भी कहते हैं, मार्क्स के आइडिया से जुड़ता हुआ आइडिया। नेक्स्ट, ये बहुत क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पे विशेष ध्यान देंगे। सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ऑड की तरह दिख रहा है कि कौन जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। ट्रैवलर्स अकाउंट, जो भी जोग्राफर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं जो फील्ड विजिट करते हैं, घूमते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट बहुत ही ऑथेंटिक डायरेक्ट सोर्स हमारे पास होता है। ओल्ड मैप की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स जोग्राफिक इंफॉर्मेशन का या किसी एरिया को जोग्राफी को जानने का होता है। सैंपल रॉक की बात करें तो सैंपल रॉक भी हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स जोग्राफिक इंफॉर्मेशन का होता है। अगर एंशिएंट एपिक्स की बात करें तो एंशिएंट एपिक्स भी अगर आप देखें तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे हमें एपिक्स से भी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बेशक लिखी गई हों, लेकिन वहाँ से हमें जोग्राफिकल आइडियाज भी उस स्पेसिफिक हिस्ट्री का पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑड देखें तो एंशिएंट एपिक्स को आप यहाँ पे ऑड कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ हमें कोरिलेट होता हुआ ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। बाकी ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस हैं ये स्पेसिफिक बहुत ही यूनिक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स है, लेकिन अगर एंशिएंट एपिक्स को देखें ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नज़दीक हमें ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन जोग्राफी वाज फॉलोड इन द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के दौरान किस अप्रोच पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? तो अगर आप देखेंगे कॉलोनियल पीरियड में सबसे पहले जोग्राफी का जो अप्रोच हमें दिखता है, हम उसे ही एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देखते हैं। तो एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन कॉलोनियल पीरियड में ज्योग्राफी का सबसे लीडिंग अप्रोच था। अगर आप रीजनल एनालिसिस को देखें तो वो लेटर कॉलोनियल पीरियड में था। अगर आप एरियल डिफरेंशिएशन को देखें तो वो 1930s या पोस्ट वार इंटर वार पीरियड में हमें वर्ल्ड वार के दौरान जनरली दिखता है। अगर आप स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो लेट 50s से कहीं ना कहीं लेट 60s के बीच में दिखता है। अगर आप बिहेवियरल रेडिकल ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को देखें तो वो कहीं ना कहीं 70s के डिकेड में हमें कहीं ना कहीं एमर्ज होता हुआ दिखता है। सो इसके अकॉर्डिंग द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट वन इज व्हाट लूजेस द शेक्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन बिलोंग्स।
ह्यूमन पे एनवायरनमेंट की पकड़ कितनी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट ह्यूमन पे कितना डोमिनेंट है या कितना डोमिनेंट नहीं है, ये ह्यूमन के अपने एडवांसमेंट, ह्यूमन के अपनी तरक्की, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अपने डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं डिसाइड होता है। और इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें, एनवायरनमेंट हमारा डोमिनेंट होता है, लेकिन एनवायरनमेंट डोमिनेंट है या एनवायरनमेंट के साथ हम ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हम ज़्यादा कोरिलेटेड सपोर्ट के साथ हमें दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डिसाइड होता है कि एनवायरमेंट हम पे ज़्यादा डोमिनेंट है या एनवायरमेंटल डोमिनेंसी के बावजूद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंसी के बावजूद भी हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है कि हम एनवायरमेंट के साथ वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो द राइट आंसर विल बी टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सैंपल नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सैंपल के डेफिनेशन को अगर आप देखें, सैंपल ने जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। वो कहीं ना कहीं अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच के रिलेशनशिप पे ज़्यादा जोर देते हैं, और वो रिलेशनशिप अपने नेचर में डायनेमिक रिलेशनशिप की बात करता है यहाँ पे, और वो रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट डायनेमिक नेचर के साथ हमें दिखता है। तो डायनेमिक नेचर दिखता है उनके डेफिनेशन में, इंटरडिपेंडेंस भी दिखता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी और बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विडॉल डी ला ब्लाश supported the idea of determinism, Marxism, radicalism और none of the above। अगर आप देखें, विडॉल डी ला ब्लास को सबसे ज़्यादा श्रेय या क्रेडिट पॉसिबिलिस्टिक आइडिया को स्टैब्लिश करने के लिए जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी और पॉसिबिलिज्म। आप यहाँ पे पॉसिबिलिज्म को आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन। ये क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ डेप्रीवेशन पॉवर्टी। ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। द आंसर विल बी मार्क्सियन थियरी एंड रेडिकलिज्म। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट। ह्यूमन बींग अपने फिजिकल एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ए, एनिमल्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड नन ऑफ द एबव। अभी थोड़ी देर पहले हमने 6 वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ह्यूमन एनवायरनमेंट हम पे डोमिनेटिंग है या डोमिनेटिंग नहीं है। हालांकि डोमिनेटिंग ह्यूमन और नेचर में से कोई भी एक दूसरे पे नहीं है, या फिजिकल एनवायरनमेंट भी ह्यूमन पे डोमिनेटिंग नहीं है। डिपेंड करता है कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमारा एडेप्टिंग, हमारा एडजस्टिंग नेचर कैसा है, और एडजस्ट करने में ह्यूमन के अपने स्किल, उसकी अपनी इंटेलिजेंसी, उसके अपने टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी टेक्नोलॉजी। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा जो भी क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन से, राइट ऑप्शंस और रॉन्ग ऑप्शंस के बारे में आपका एक ओवरऑल आइडिया बन पाया होगा। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।